पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय, पोलन ग्रेन्स कहां पे बनते हैं? ये बेसिकली एंथर में बनते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। यहां पे जैसे एंथर दिखाया गया है, इसमें से पोलन ग्रेन बनते हैं जरदाना, जिसका नाम बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन क्या है? ये बेसिकली स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये ओवरी में आके गिरते हैं और इस अमल को नाम देते हैं कि ये पोलिनेशन हो रही होती है जी। सो पोलिनेशन क्या होती है कि पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर वो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, अब कोई भी एक फ्लावर है उसके जो फीमेल और मेल पार्ट दो होते हैं जी। जो फीमेल पार्ट है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एक फूल के जो फीमेल हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेसिकली तीन हिस्से होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? पिस्टल्स भी कहा जाता है, जैसा यहां पे मेंशन किया गया है। पिस्टल्स भी कहा जाता है, या इनका दूसरा नाम क्या है? इनको गाइनोशियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा जी, गाइनोशियम भी कहा जाता है। या इसका एक और नाम है, इसको कार्पल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन तीनों को कलेक्टिवली कार्पल भी कहा जाता है जी। सो ये कार्पेलेट फ्लावर है, इट मींस कि ये कौन से फीमेल पार्ट है? तो फीमेल पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको पिस्टल कहा जाता है, गाइनोशियम भी कहा जाता है, इसको कार्पल भी कहा जाता है। अब मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर वो कौन कौन से होते हैं? बेसिकली वो दो होते हैं जी। वो कौन कौन से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? वो दो होते हैं, याद रखिएगा, जिसमें फिलामेंट और एंथर, ये दो पार्ट हैं। मेल पार्ट फिलामेंट एंड एंथर, और इसको रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स स्टैमन्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनको स्टैमन भी कलेक्टिवली कहा जाता है, और फिर इन दोनों को, मेल पार्ट को कलेक्टिवली एंड्रोशियम भी कहा जाता है जी। सो बात करती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से ये टर्म्स पूछी जाती हैं। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज आल्सो नोन एज द स्टैमिनेट और एंड्रोशियम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। जैसा यहां पे बताया गया है, फिलामेंट और एंथर को नाम दिया जाता है। एंड द फीमेल पार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, that is stigma, style, ovary, and these are collectively termed as the pistil, gynoecium और the carpellate भी इनको नाम देते हैं। अब फूल की जो पत्तियां होती हैं उनको नाम दिया जाता है, पेटल्स कहा जाता है फूल की पत्तियों को, जैसा यहां पे मेंशन किया गया है, ये पेटल्स फूल की पत्तियां। इनको टेक्निकल टर्म में, बॉटनी की टर्म में मिनी लीफ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पेटल्स आर लाइक द मिनी लीफ, ये छोटा सा पत्ता भी है, मिनी लीफ भी इनको कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब पेटल्स का कलर हमेशा ब्राइट होगा, वो कंपल्सरी नहीं कि वो येलो होगा, वो पिंक होगा, वो कोई और भी हो सकता है। जैसा कि रोज फ्लावर में क्या होता है, रेड होता है, और इसी तरह से सनफ्लावर में क्या होते हैं, वो येलो होते हैं। जैस्मीन फ्लावर, द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, चंबेली का फूल, उसमें व्हाइट होते हैं। तो पेटल्स का कलर मुख्तलिफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट की वजह से बेसिकली ये होता है। लेकिन याद रखिएगा कि सेपल्स आर ऑलवेज इन ग्रीन कलर, सेपल्स हमेशा ग्रीन कलर में होते हैं। ये सब्ज कलर का घेरा होता है जो कि ओवरी को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। सेपल्स आर ऑलवेज इन ग्रीन कलर, ऑलवेज इन ग्रीन कलर होता है। तो ये सेपल्स का काम क्या होता है कि ओवरी को प्रोटेक्शन करना बेसिकली। पेटल्स का काम क्या होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन पर्पस के लिए जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्शन उनके लिए होती है। और फिर ये सवाल है कि पेटल्स को क्या कहा जाता है? मिनी लीफ, छोटा पत्ता भी कहा जाता है। और सेपल्स का कलर कौन सा होता है? ऑलवेज ग्रीन, बट पेटल्स may be in the form of different colors like yellow, red, pink, white, वो different और कलर्स में भी हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल फूल की साख्त है फूल की पत्तियों के हवाले से कि हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। फूल की साख्त के हवाले से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। साइज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इंक्रीज बाई, कोई भी एनिमल या प्लांट है तो उसका साइज जब बढ़ता है वो कौन सा है, किस वजह से? वो माइटोसिस की वजह से होता है, वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब अगर ये देखा जाए माइटोसिस और मियोसिस में फर्क देखा जाए, माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल में होती है, इट्स बेसिकली एसेक्सुअल डिवीजन मेथड। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल में होती है।
और यही माइटोसिस का ये रिजल्ट है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है। अब इसके दरमियान अगर फर्क देखा जाए तो ओवरऑल माइटोसिस जो है इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल में होती है, सोमैटिक सेल मीन आम बॉडी सेल में होती है। मियासिस जो है ये जर्म सेल्स में होती है या जेनेटिक सेल्स में होती है, ये जर्म सेल्स के अंदर होती है। और जो माइटोसिस है इसको नाम दिया जाता है कि इसके अंदर ये डिप्लॉयड जनरेशन है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डिप्लॉयड मीन द हैविंग टू एन, वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल। ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 के दो पेयर्स होते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल दी जा रही है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मियासिस के नतीजे में क्या होता है? बेसिकली इसको कहा जाता है मियासिस, ये जो है ये हैप्लॉइड डिवीजन है, याद रखिएगा, डिप्लॉयड नहीं है, इट्स हैप्लॉइड डिवीजन। और इसमें क्या होती है? हैप्लॉइड या इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स रिडक्शन डिवीजन भी है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। और फिर दूसरा और सबसे अहम पॉइंट यह है कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, जैसा कि यहां पे शो कराया गया है। माइटोसिस में सेल, एक सेल है तो उससे 2 सेल बनते हैं। और फिर मजीद देखा जाए तो माइटोसिस कैरी ऑन चलती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, तो ये माइटोसिस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए माइटोसिस में क्या है, ये इसको नाम दिया जाता है, ये डिप्लॉयड है, 2n जनरेशन है। और इसके नतीजे में एंड प्रोडक्ट जो सेल्स बनते हैं वो कौन से सेल्स बनते हैं? वो याद रखिएगा, सेल्स की तादाद 2 होती है। जबकि मियासिस के नतीजे में सेल्स कितने बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। और वो चारों के चारों क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, याद रखिएगा। जबकि माइटोसिस के नतीजे में सेल जो बनते हैं वो डिप्लॉयड इन होते हैं, 2n, जैसा कि 2n बरकरार था 46 और वहां पर क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन 2n जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है सिंगल n में। तो यही वजह है कि 23 के 400 पेयर्स बन चुके हैं। तो माइटोसिस और मियासिस में ये जो है मेजर डिफरेंस है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल व्हाइल मियासिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स। और माइटोसिस जो है इट्स अ डुप्लीकेटेड डिवीजन और वो क्या है? यह रिडक्शन डिवीजन है। अगर सेल्स की तादाद के हवाले से देखा जाए कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल्स बनते हैं डॉटर सेल्स, मियासिस के नतीजे में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे पिक्टोरियल एविडेंस भी दिखाया गया है। अब फिर ये सबसे अहम सवाल है कि आफ्टर 2 कंसेक्टिव माइटोसिस द नंबर ऑफ सेल्स विल बी, ये एक सवाल है वो था कमीशन के इम्तिहानात में। आफ्टर 2 माइटोसिस, आफ्टर 2 कंसेक्टिव माइटोसिस अब होगा क्या जी? देखिए सेल 1 है, 1 से तकसीम हो चुका है, 1 है, 1 से तकसीम हो चुका है 2 में। और जब ये एक दफा माइटोसिस हो गई है, जब दूसरी दफा माइटोसिस होगी तो सेल 2 से 4 में तकसीम हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, नॉट एट ऑल। माइटोसिस में सेल्स की तादाद डबल हो जाती है। इट मींस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64। तो इस हवाले से इसको कहा जाता है बेसिकली ये सेल डिवीजन है, याद रखिएगा। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल्स डबल हो जाते हैं। ओवरऑल 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, कंसेक्टिव जो माइटोसिस होती है, और मियासिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड मीन हैविंग सिंगल n। और ये सबसे ज़्यादा अहम सवालात थे माइटोसिस और मियासिस के हवाले से। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी किस वजह से हो रही है? माइटोसिस की वजह से हो रही है। सेल रिप्लेसमेंट हो रही है वो भी माइटोसिस की वजह से हो रही है। बट जब न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन होती है तो उस वक्त मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक, फिर मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक वहाँ पे मियासिस टेक्स प्लेस होती है, नया जानदार बनता है मियासिस के नतीजे में। लेकिन आफ्टर दैट सारी जिंदगी उसके अंदर जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है? वो माइटोसिस का ही प्रोडक्ट होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे पास है, दैट इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसको क्या नाम दिया जाता है? एटॉमिक फिजिक्स उसको ओवरऑल कहा जाता है। और एटम के ऊपर अगर चार्ज की बात की जाए तो ओवरऑल न्यूट्रल एटम के ऊपर, एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज ऑन इट बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and number of protons are equal on it. That is why atom is said to be a neutral particle. But when we talk about the nucleus, nucleus contain a positive charge, याद रखिएगा जी। न्यूक्लियस की बात जब आएगी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स,
न्यूक्लियस, उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, बाद में इसी को न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। उसके बाद एक सिस्टम में इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज, वो कौन सा है? वो न्यूटन है। और फिर एक दो ये सवाल पूछा हुआ था कि न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या कहा जाता है? उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, एक दो कमीशन के इम्तिहान में ये सवाल जो रिपीटेड था कि लॉ ऑफ मोशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है? दैट्स लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? दैट्स अनकैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन। जब किसी भी बॉडी की रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन को जब चेंज करने की कोशिश की जाती है तो बॉडी थोड़ा सा रेजिस्ट करता है उस जो चेंज को, चाहे वो रेस्ट में है चाहे मोशन में, उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है इनर्शिया कहा जाता है। और वी मे टर्म इट एज the incapability of a body to change its rest or uniform motion position is also called as inertia. So the Newton's first law of motion is termed as law of inertia. अगला सवाल है कि the air conditions air contains the maximum percentage of which gas? उसमें नाइट्रोजन तकरीबन 78% के करीब वो पाई जाती है जी। उसके बाद है क्यूबिक मीटर इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द एसआई सिस्टम। ये वॉल्यूम का यूनिट होता है और वॉल्यूम हमेशा जो है क्यूब में होता है, याद रखिएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। एरिया हमेशा, मैथ का रूल है कि हमेशा स्क्वायर में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीटर स्क्वायर, जबकि ये क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। और वी में से दैट द मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में ही होता है। अगला सवाल है कि ऑफ्थेल्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ये बेसिकली आइज की स्टडी का नाम है। आंखों की जो साइंटिफिक स्टडी है आइज के हवाले से वो ऑफ्थेल्मोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, वो कौन सा है? वो थायरॉक्सिन होता है, उसका सही जवाब है। उसके बाद स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स और द लाइफ इज कॉल्ड एज द बायोलॉजी। और फिर स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट्स माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट्स बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल दैट इज जूलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस दैट्स वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया दैट्स बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद है कि सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, उसको नाम क्या दिया जाता है? उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, जो कि अक्सर औक़ात सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। और फिर जीरोफाइट्स क्या होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? जीरोफाइट्स अगर बॉटनी के हवाले से देखा जाए तो फाइटो मीन्स और फाइट मीन्स, याद रखिएगा, प्लांट्स। जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? दोज प्लांट्स विच लिव इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। दोज प्लांट्स विच लिव इन acute shortage of in acute or limited supply of water, उनको पानी बहुत ही लिमिटेड चाहिए होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। ये तमाम जितने भी सहराई पौधे होते हैं या कैक्टस उसके एग्जांपल है, वो कौन सी है? वो जीरोफाइट्स के एग्जांपल है। और फिर नेचर ने इनके ऊपर एक और अडेप्टेशन लगी है कि एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर आ जाती है। वो लेयर क्या करती है? एक्चुअली स्टोमेटा को कवर कर देती है और ट्रांसपरेशन को कम से कम कर देती है। तो उस हवाले से भी नेचर ने इनके अंदर अडेप्टेशंस रखी हैं। तो जीरोफाइट्स कौन से होते हैं? दोस प्लांट्स विच लिव इन द एक्यूट और लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर। और जो एक्सेस ऑफ वाटर में रहते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर में रहते हैं, जैसे वाटर लिलीज वगैरह, उनको नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट्स, उनको नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ, बेसिकली वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट जीरो ऑन केल्विन स्केल, ये जीरो केल्विन स्केल के ऊपर एब्सोल्यूट जीरो वो रीडिंग जो है वो शो करता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द लाइटेस्ट मेटल, वो कौन सी है? वो लिथियम है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वो कौन सा होता है? वो टेस्ला होता है। किसी चीज के अंदर मैग्नेटिसियत, मैग्नेटिज्म इंडक्ट की जाए, पैदा कराई है। द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रीन हाउस की वजह से वो इंक्रीज होता है ओवरऑल ग्लोब का टेम्परेचर भी। उसके बाद है विच इज नोन एज लाफिंग गैस, बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है N2O, या इसका दूसरा नाम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, याद रखिएगा जी, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड उसका दूसरा नाम है। उसके बाद देखिए मायोपिया इज ए डिजीज कनेक्टेड विद, मायोपिया जो है इसका कंसर्न किससे है? ये आई साइट के हवाले से है, जो आंखों की बिसारत है उस हवाले से है, तो मायोपिया उसको नाम दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। नेक्स्ट इज साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू साउंड सॉलिड
लिक्विड या गैस में से किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है? वो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है। उसकी भी एक रीजन है, क्योंकि साउंड जो ऊपर हमेशा प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, और वाइब्रेशन पार्टिकल्स की कहां पर ज्यादा होगी? जहां पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, या डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो सॉलिड की होती है, क्योंकि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। और लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा फासला ज्यादा होता है, जबकि अगर गैस के हवाले से बात की जाए तो उसमें फासला बहुत ही ज्यादा होता है। तो ओवरऑल सॉलिड में साउंड जो वेव्स जो हैं वो सबसे ज्यादा फास्टर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। और उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल भी है कि अगर आप एक स्टिक या डंडा लेकर किसी भी लोहे के गेट के ऊपर मारो तो डेफिनेटली वहां से बहुत ही तेज आवाज आएगी, और उसी डंडे को जब पानी के ऊपर मारा जाएगा तो कम, और हवा में ऐसे ही हवाई के लिए तमीर किए जाएंगे तो उस वक्त आवाज बहुत कम ही होगी। सो डेफिनेटली स्पीड जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है? उसका राइट जवाब है सॉलिड, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन। उसका प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन होती है 1 1, उसका एटॉमिक मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 से मुराद ये है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? वो 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 1 ही होंगे। अब मास नंबर का फार्मूला होता है, मास नंबर या मास नंबर, उसका फार्मूला होता है दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन खास रास्तों में घूम रहे होते हैं। अब मास नंबर इसका कितना है? दैट इज 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन मैंने फाइंड आउट करनी है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1 एन, सो 0 न्यूट्रॉन इसमें नहीं होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं। आपने इस फार्मूले के तहत भी काउंट कर सकते हैं। सो मास नंबर को ओवरऑल ए से भी इंडिकेशन किया जा सकता है। मास नंबर में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर इज बेसिकली वो कौन सा है? वो हीमोफीलिया है। बेसिकली हीम जब भी आ जाए इट मींस द डिजीज दैट इज रेलेवेंट टू द ब्लड, इसको हम ओवरऑल इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द रूट वर्ड्स, इंग्लिश के हवाले से भी कह सकते हैं, जैसे लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन, जैसे बायो मीन द लाइफ, जैसे ए बायो मीन विदाउट लाइफ, जैसे होमो मीन सेम्स, हीट्रो मीन डिफरेंट, लाइसिस मीन द ब्रेकडाउन, फोटो मीन द लाइट, सेम इज द केस। कैटालाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन होता है, चाहे कैटालाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो ये बेसिकली रूट वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है। उसके बाद है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान इसमें सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? वो लीवर है, बेसिकली केमिकल सेक्रेशंस के लिए काम आता है जी। उसके बाद है स्टीफन हॉकिंग वाज सफरिंग फ्रॉम व्हिच डिजीज? साइंटिस्ट थे, कमाल के, लेकिन वो कौन सी बीमारी से? उनको बेसिकली अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS उसकी बीमारी का नाम था। अजीम साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, आल्दो फिजिकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इसको हम नाम देते हैं कि वो डिफरेंशियली वो थे पर्सन थे, एबली पर्सन थे, और उनको बीमारी थी, उस बीमारी का नाम यहाँ पे पूछा हुआ था। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है, रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, और रेस्पिरेशन के नतीजे में कौन सी गैस खारिज होती है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी खारिज होती है इन द फॉर्म ऑफ द ATP, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, द एनर्जी करेंसी ऑफ plant cell, that is in the form of ATP, adenosine triphosphate. The basic unit of plants and animal वो कौन सा होता है? बेसिकली सेल होता है, फिर सेल मिलकर बाद में टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बायोस्फीयर। जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो कितना होता है? 120 दिन या 4 मंथ्स, एक ही बात है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। बेसिकली जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 तरह के होते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। जो RBCs है, रेड ब्लड सेल्स, उनका औसत दौरानिया वो कितना होता है? 4 माह या 120 दिन होता है। इसीलिए जो मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि अगर कोई भी हेल्दी इंसान, सेहतमंद इंसान हर 4 महीने के बाद खून का अतिया दे, खून की बोतल दे, तो उसकी अपनी सेहत बेहतर होगी, क्योंकि हर 4 जो माह या 120 दिनों के बाद प्रोग्राम सेल डेथ होती है, उसको नाम देते हैं अपोप्टोसिस, नाम दिया जाता है। That is called as apoptosis. Apoptosis is called as the program cell death. जैसे सेल डेथ हो रही है, प्रोग्राम सेल डेथ। जबकि नेक्रोसिस क्या है? एक दो इम्तिहान में ये पूछा हुआ था, नेक्रोसिस दैट इज सडन डेथ ऑफ सेल। सडन डेथ ऑफ सेल, कोई एक्सीडेंट हो गया,
स्पाइडर बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, सेम इज द केस मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर्जा कल्ब हो गया, तो उस वजह से भी सडन डेथ हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। बट अ प्रोग्राम सेल डेथ दैट इज कॉल्ड एज अपोप्टोसिस को नाम देते हैं। सेल प्रोडक्शन भी हो रही है, सेल रिप्लेसमेंट भी हो रही है, बेसिकली मेटासिस की वजह से सारा काम ये हो रहा है। इसीलिए हर 4 महीने के बाद अगर कोई भी बंदा सेहतमंद होना उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए वेज एट ये सारा प्री रिक्विजिट है। अगर वो उनके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है तो डेफिनेटली उसको ब्लड नहीं देना चाहिए। ये ना हो कि उसको एक बोतल वो किसी को दे, 6 बोतलें उसको खुद लगानी पड़े डेफिनेटली। तो मेडिकल साइंस इस बात पे अलो नहीं करती। बल्कि RBCs का जो औसत दौरानिया होता है वो कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शर? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। आग बुझाने वाले आलात जितने होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई। फंजाई में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हाइफी कहा जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, जो पानी है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 सेंटीग्रेड पर ही होती है। विच गैस इज यूज इन वेल्डिंग के अंदर एसिटालीन इस्तेमाल की जाती है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं देन। तो एंटोमोलॉजी क्या है? दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। पोमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन है। और इसी तरह से जितनी भी क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर की स्टडी का नाम दैट्स एग्रोनॉमी है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एन RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA, उसको क्या किया जाता है? बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब ओवरऑल DNA से द सिंथेसिस ऑफ एन RNA मॉलिक्यूल फ्रॉम DNA से पहले बनता है RNA। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, या इसको टर्म को आप याद रखिएगा। फिर RNA से बनती हैं प्रोटीन्स बनती हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब जब DNA से RNA बन रहा है इस अमल को नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा जी, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर RNA से प्रोटीन का बनना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन नाम देते हैं, याद रखिएगा जी। Formation of RNA from DNA that's transcription and formation of protein from RNA that is called as, उसको ट्रांसलेशन नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के हवाले से इन एवरीडे साइंस MCQs याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं जो कि हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कार्निवरस प्लांट्स कहलाते हैं, जो गोश्त तो नहीं खाते बल्कि वो इंसेक्ट्स खाते हैं। और उनमें एग्जांपल्स कौन सी है? लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, लाइक पिक्चर प्लांट, जो इंसेक्ट्स को डिकम्पोज करके उससे नाइट्रोजन हासिल कर रहे होते हैं। वो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, उनको इंसेक्टिवरस प्लांट्स भी नाम दिया जाता है, या उनको कार्निवरस भी आप कह सकते हो जी। उसके बाद रिस्पेक्टेड स्टूडेंट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वो कौन सी हैं? एस्ट्रोनॉमी उसको कहा जाता है। सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, उस कौन सा है? वो सोडियम क्लोराइड है। वो सोल्यूशन जहां से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, करंट के जरिए किसी चीज की ब्रेकडाउन कराई जाती है, आयोनाइजेशन कराई जाती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड उसकी एक एग्जांपल है जी। उसके बाद है कि थैलेसीमिया इज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। और थैलेसीमिया बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है। लाइट ईयर क्या है? इज अ यूनिट ऑफ, ये डिस्टेंस का यूनिट है, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन एवरीडे साइंस। अगला सवाल देखते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मर्करी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय, ये फ़ारेनहाइट ने ये इन्वेंट किया था रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद है कि एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, उसको सैटेलाइट्स का नाम दिया जाता है। उसका ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? वो केल्विन उसका ऐसा यूनिट है। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, जमीन जो है वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। किस वजह से? वो ग्रेविटी की वजह से खींचती है। और फिर वेट जो है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेट भी ड्यू टू ग्रेविटी है, वेट भी ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन जो मास जिसको बोलते हैं मास, द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, इट इज इंडिपेंडेंट, ये नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता जी, ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, याद रखिएगा बेटा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज मेयर्ड बाय, वो एम्पेयर से मेयर करते हैं।
और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि किसी भी यूनिट एरिया में से जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, सो द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, याद रखिएगा जी। द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज, उसको इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया जाता है। और फिर कमीशन के इम्तिहान में एक बार पूछा हुआ था कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, वन इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट सेकंड वन इज कन्वेंशनल करंट, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, वो कन्वेंशनल करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। मोस्टली साइंस के अंदर थ्योरीज यही बताती हैं कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं there is a minor amount of the current that is due to flow of positive charges and that current is termed as the conventional current। और फिर AC और DC ये डिफरेंट इसके अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक्चुअली जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी जो वेवलेंथ है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है लम्बा लम्बा, बट जो DC करंट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है DC करंट की, दैट इज इनमें जो होती है वो सॉ टूथ होती है, मतलब या तो जीरो या तो मैक्सिमम, ये होती है डीसी करंट की ओवरऑल जो एक पिक्टोरियल वेवलेंथ है डीसी करंट की, डायरेक्ट करंट की। और हमारे घरों में जो ओवरऑल करंट आ रहा होता है, अगर किसी ने सोलर लगवाए हुए हैं, सोलर से डायरेक्ट करंट आता है, सेलों में करंट स्टोर होने वाला, बैटरी में स्टोर होने वाला, वो डीसी करंट है। लेकिन वापटा की तरफ से आने वाला करंट दैट इज एसी करंट, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी मोस्ट रिपीटेड एज फीमर। और स्मॉलेस्ट बोन्स कौन सी है, दैट इज स्टेपस। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज नेपच्यून है। उसके बाद है कि द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, ये चार्ल्स डार्विन ने दी थी, ये एक बायोलॉजिस्ट से, एवोल्यूशनिस्ट से, इन्होंने चार्ल्स डार्विन साहब ने ये थ्योरी दी थी। स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द थिंग्स, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी उसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कोल यूज इन द पावर जनरेशन, जितने भी थर्मल पावर होते हैं वहां जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है कोल, वो क्या होती है, दैट इज लिग्नेट होती है। डिफरेंट उसके फॉर्म्स हैं जी। द कलर ऑफ ए स्टार इंडिकेट्स, वो उसके टेम्परेचर को इंडिकेशन करता है कि कितना होता है जी। एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम, एडल्ट के अंदर तकरीबन ओवरऑल 5 से 6 लीटर भी है, बट मोस्टली जो है 5 लीटर खून होता है। उसके बाद है कि द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, जिसको क्या नाम दिया जाता है, दैट इज herpetology उसको कहा जाता है जी। उसके बाद एक कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर बेसिकली स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज को स्टोर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है। एक दफा कमीशन के इम्तिहान में ये भी आया हुआ था कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टोर ए चार्ज, चार्ज को स्टोर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, दैट इज कैपेसिटर, वो कहलाता है। और एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड एज, वो कैपेसिटेंस कहलाती है। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक दो कमीशन के इम्तिहान में सवाल पूछा हुआ था कि जो चार्ज को स्टोर करता है उसका नाम क्या है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज कैपेसिटर है। तो बेसिकली ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्जेस को, तो एक ही बात है। अगला सवाल देखते हैं, दैट इज नाइट्रोजन बॉयल्स एट अ टेम्परेचर ऑफ, बेसिकली वो -96 सेंटीग्रेड है। मोस्टली जितनी भी गैसेस होती हैं उनका जो हमारे पास नेट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन माइनस में होता है, क्योंकि उनकी डेंसिटी इतनी कम होती है। द एवरेज लंग्स कैपेसिटी इज अबाउट तकरीबन 6 लीटर्स है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द एनिमल प्लांट सेल, एनिमल जितने वो कौन सा प्लांट्स और सेल होता है। द कलर ऑफ द प्लांट अदर देन ग्रीन कलर इन प्लास्टिड्स ड्यू टू, वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। वन इज जो कि क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट, अदर इज द ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में ये कौन सा कलर देता है, ये ग्रीन कलर देता है जी। द सेकेंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर के अलावा अदर देन
ग्रीन कलर। मिसाल के ऊपर जो पेटल्स का कलर होता है, फॉर एग्जांपल पेटल्स कलर एंड फ्रूट्स कवर कलर, जैसे पेटल्स का कलर क्या होता है, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, येलो भी होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। सेम इज द केस फ्रूट कलर भी होता है और उनमें भी ये होता है। और तीसरी टाइप कौन सी है प्लास्टेड की, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं जी, दीज आर बेसिकली कलरलेस। ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ओवरऑल प्लास्टिड्स की कितने टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स की हैं। वन इज द क्लोरोप्लास्ट, वो जो प्लांट्स को या प्लांट किसी पार्ट को ग्रीन कलर देता है अदर देन ग्रीन कलर, चाहे वो पिंक है, रेड है, व्हाइट है, येलो है, वो कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट है, जैसे यहां पे सवाल पूछा हुआ था। तीसरा कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं। तो उसी वजह से प्लास्टिड्स के वजह से यहां सवाल पूछा हुआ था, द कलर द प्लांट्स अदर देन ग्रीन इज ड्यू टू द प्लास्टिड्स, उनको क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट उनको कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, एक कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, बहरूपियत की एक शक्ल है। वाई कोबाल्ट 60 इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, ये बेसिकली एमिट करते हैं गैमा रेस और इनको बतौर ट्रेसर भी इस्तेमाल किया जाता है ट्रेस करने के हवाले से। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। उसके बाद सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज फॉर्म्ड एज, वो ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। और अगला सवाल वो भी है, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम वो राना टैग्रीना है, राना टैग्रीना। और इसी तरह से बास्कर पूछता है कि इंसान का साइंसी नाम, एक दो सवाल पूछा हुआ था जी, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम वो कौन सा है, दैट इज होमोसैपियन, होमोसैपियन। जो पहला दो हमेशा जो साइंटिफिक नाम होते हैं वो दो नामों पर मुश्तमिल होते हैं, इसको नाम दिया जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली। तो पहला जो नाम है दैट स्पीशी नेम, दूसरा जेनेरिक नेम, पहला नाम कैपिटल में लिखा जाता है, दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है। इंसान का साइंटिफिक नेम कौन सा है, दैट इज वो होमोसैपियन है। रोज का क्या है, दैट इज रोजा इंडिका। और आम जो पॉपुलर हमारे पास सफेदे का दरख्त होता है उसका क्या होता है, दैट इज यूकलिप्टस कैमेडुलेंसिस, उसका बोटेनिकल नेम है। तो यहां पर साइंटिफिक नेम के हवाले से भी उसने सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट एट्रियम होता है। बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। और वो यहां सवाल पूछा हुआ था कि कौन से चैम्बर में और कौन से हिस्से में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेफ्ट एट्रियम में होता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मार्जिनाइन इज मेड अप ऑफ द प्रोसेस ऑफ, बेसिकली ये हाइड्रोजनेशन का अमल होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन है जी। फार्मिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, बेसिकली ये ऑन्ट्स, उनका जो अंदर डंग वगैरह होता है उनसे फार्मिक एसिड लिया जाता है, चींटी का जो डंग वगैरह होता है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, बेसिकली ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम बेसिकली बायो कैटलिस्ट हैं, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे डोंट टेक पार्ट डायरेक्टली इन अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो एक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेयर्ड विद, किससे मेयर किया जाता है, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर इज दैट इज C12H22O11 होता है। उसके बाद है कि द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन मिली मीटर ऑफ मर्करी इज, वो कितना होता है, 120/80 होता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यूज दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल्स इसको सेल बियोलॉजी भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम साइटोलॉजी भी है, याद रखिएगा जी। साइटोलॉजी सेल की स्टडी का नाम है, या सेल बियोलॉजी भी सेल स्टडी का नाम है। उसके बाद है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, वो कौन सा होता है, वो सेरेब्रम होता है। ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं जिसको नाम दिया जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दिमाग का अगला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और पिछला हिस्सा। तो ये ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बेसिकली 2 हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है कि हीमोडायलिसिस बेसिकली क्या है, ये क्लीनिंग ऑफ ब्लड के हवाले से है। और क्लीनिंग ऑफ ब्लड का जो ओवरऑल फंक्शन है हमारे बॉडी के अंदर, वो किडनी सर अंजाम दे रहा होता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से गुर्दा अपने फंक्शन सही तरह से नहीं परफॉर्म करता, इट मीन्स कि वो ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर रहा,
और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर नहीं निकाल रहा, सो किडनी अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर। और बाद में हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कराई जाती है, जिसकी वजह से ब्लड को क्लीन किया जाता है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज टर्म एसोसिएटेड, ये बेसिकली हार्ट से एसोसिएटेड है जी। स्प्लीन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ, सारे जो आरबीसीज हैं जाके कहीं पे वो दफन होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऑटोफेगी का कमल होता है, आरबीसी स्प्लीन के अंदर जाते हैं। विटामिन वी गेट फ्रॉम द सन रेज, दैट इज विटामिन डी होता है, याद रखिएगा, डायरेक्टली सनलाइट से हासिल होता है। द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन राइबोसोम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है प्लांट्स के अंदर। और राइबोसोम वो वह सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोक्रियाटिक यूक्रियाटिक दोनों में पाया जाता है, याद रखिएगा। राइबोसोम जो है ये प्रोक्रियाटिक सेल में भी बेटा और यूक्रियाटिक सेल में भी पाया जाता है जी। यूक्रियाटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रो मीन बिफोर एंड क्रियाट्स मीन द न्यूक्लियस, याद रखिएगा जी, क्रियाट्स मीन न्यूक्लियस। इसीलिए जो टर्म इस्तेमाल होती है कि कैरियोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग-अलग तकसीम हो रहे होते हैं। तो राइबोसोम जो है ये वह सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोक्रियाटिक सेल में भी पाया जाता है। प्रोक्रियाटिक सेल मीन प्रो मीन बिफोर, क्रियाट्स मीन द न्यूक्लियस। जैसे बैक्टीरिया वगैरह सारे प्रोक्रियाट्स हैं क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूक्रियाट्स क्या होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स के हवाले से ये सवाल साइंस के हवाले से था, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ, बेसिकली ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट एक को होते हैं कार्बोनेट CO3, दैट इज अ कार्बोनेट, याद रखिएगा जी। इसके साथ कैल्शियम लगा दो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3। ये बेसिकली बाइकार्बोनेट, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ आयंस है जिसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। उसके बाद एक खाली का इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द बॉडी। कैल्शियम के अंदर मिनरल की बात हो रही है। ओवरऑल मिनरल्स कौन सा होता है, वो कैल्शियम ज्यादा होता है। ओवरऑल क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पाई जाती है ओवरऑल, लेकिन जहां पे मिनरल्स के हवाले से पूछा हुआ था वो कैल्शियम होता है जी। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। एक्चुअली जो क्लासिकल डेफिनेशंस ये थी कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, वो प्लाज्मा है। जब भी किसी मैटर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है और उसके बाद वही मैटर, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल एक शक्ल बना लेता है। और मैटर को इस कंडीशन में जब वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल एक शक्ल बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। बल्कि जदीद जो रिसर्च है वो ये भी कहती है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, नॉट में वर्ल्ड, यूनिवर्स की बात हो रही है, वो उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट के ये नज़दीक ये बात भी दुरुस्त है कि भाई प्लाज्मा इज टर्म्ड एज, इट शुड बी टर्म्ड एज द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि यूनिवर्स का, कायनात का ज़्यादातर हिस्सा वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद देखिए वाटर एस्केप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। वो पानी जो है, पानी की सतह से कैसे एस्केप आउट होता है, बेसिकली एवापोरेशन से। और एक दफ़ा सवाल ये पूछा हुआ था कि एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट विच टेम्परेचर। हमेशा याद रखिएगा एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। हाँ, उसका रेट फर्क हो सकता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तो डेफिनेटली एवापोरेशन कम होगा।